हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 के साथ में। लगातार सीरीज आपके लिए ला रहे हैं। बहुत मैनेज करना पड़ता है टाइम, लेकिन जब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। वो कहते नहीं, जो वादा किया। तो आज का अपना जो तीसरी यूनिट है मेरे भाई, वो है न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वाटसन एवं क्रिक मॉडल, जो आपने बचपन से पढ़ रखा है। न्यूक्लियोटाइड इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एक दो छोटी मोटी चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास नंबर 3 से, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं या फिर न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं मेरे भाई? तो न्यूक्लियोसाइड फास्फेट को ही हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्या होता है न्यूट्रल मीडियम में, न्यूट्रल का मतलब उदासीन, ना अम्लीय ना क्षारीय, न्यूट्रल मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने पर न्यूक्लियोसाइड एवं फास्फोरिक एसिड देते हैं। जैसे क्या होगा, लो ये देखो, न्यूक्लियोटाइड का जल अपघटन यानी जल से क्रिया कराएंगे तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड। यानी न्यूक्लियोटाइड और साइड में क्या फर्क है? एक हाइड्रोलिसिस का फर्क है सर। अगर आप न्यूक्लियोटाइड की हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसमें प्रेजेंट पेंटोज शुगर की नेचर के आधार पर न्यूक्लियोटाइड को दो प्रकार से बांटा जाता है। न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के हो गए भाई? दो प्रकार के हो गए। पहला कौन सा हो गया? राइबोन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। आपने सुन रखा है राइबो शर्करा, डीऑक्सी राइबो शर्करा, डीएनए, आरएनए, सब सुन रखा ना मेरे भाई। उसी तरीके से राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड उच्च अणुभार वाले पॉलीमर होते हैं। यानी उच्च अणुभार का मतलब समझ रहे हो, मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा, पॉलीमर समझ रहे हो, बहुलक, बहुत सारे अणु आपस में जुड़ेंगे और पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी पॉलीमर बनाएंगे। इन्हें न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। यानी सरल भाषा में पॉलीन्यूक्लियोटाइड को ही हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। यानी जब बहुत सारे अणु आपस में मिलते जाएंगे तो वो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। न्यूक्लिक एसिड में दो तरीके के आ जाएंगे, एक होगा डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एक हो जाएगा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। जब न्यूक्लियोटाइड का नियंत्रित अवस्था में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब राइबोज मोनोफास्फेट भी बनता है, जिससे यह प्रकट होता है कि फास्फेट ग्रुप जो है प्यूरिन और पिरिमिडीन बेस से ना जुड़कर राइबोज से जुड़ा रहता है। यानी एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है भाई। उसके बाद ये देखिए इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये क्या है? ये है न्यूक्लियोसाइड 3 फास्फेट, ये है एडेनोसिन 5 फास्फेट। ये दोनों बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चर को मेरे भाई आप देख लेना, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कार्बन दे रखे हैं 5, पहले और चौथे कार्बन के बीच में O जुड़ा हुआ है, और इस तरीके का ये स्ट्रक्चर दोनों का हमने यहाँ पे बना दिया है। ये भी आप पेपर में देख के जाओगे, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड की बेसिक यूनिट्स होते हैं। प्रयोगों के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि न्यूक्लिक एसिड पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, जिनमें न्यूक्लियोटाइड यूनिट आपस में पेंटोज मतलब कुल मिला के बॉन्ड से जुड़े होते हैं। यही जो ऊपर स्ट्रक्चर बना हुआ है यही यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके का पूरा इसमें पैटर्न होता है, पेंटोज बेस से जुड़े होते हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक भाई। उसके बाद इस प्रकार दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होगा। एक आरएनए का नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का नाम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए में अंतर बताएं तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो उसमें कौन सी शर्करा होगी? डीऑक्सी राइबोस शर्करा होगी। उसमें कौन सी होगी भाई? राइबोस शर्करा होगी। इसका मॉलिक्यूल दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज से बना हुआ सीढ़ी के समान, स्टेयर मतलब सीढ़ी के समान होगा। डीएनए कैसा होता है मेरे भाई? डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे बनता है? सीढ़ी के समान ही तो दिखाई देता है मेरे भाई। इस तरीके का मान स्ट्रक्चर बन गया, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया, और इस तरीके से बॉन्ड बन जाते हैं। तो जो बॉन्ड बनते हैं कैसे दिखाई देते हैं? स्टेयर यानी सीढ़ी के समान दिखाई देते हैं। उसमें सीढ़ी कुछ नहीं होती, एक सिंगल सीरीज होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। इसके मॉलिक्यूल में कौन होता है? आपको बताया था AGCT, एडेनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायामीन। इधर वाले में थायामीन की जगह पे मेरे भाई यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल होता है। उसके बाद ये कैसा है? डीएनए एक जेनेटिक सब्सटेंस होता है जो सेल्स की समस्त रिएक्शन को करवाता है। ये कैसा सब्सटेंस है? जेनेटिक सब्सटेंस है। ये कैसा है? यह जेनेटिक सूचना वाहक का कार्य करता है और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, यानी प्रोटीन के निर्माण में उधर वाला सहायता करता है। ये जेनेटिक सब्सटेंस का मतलब माता पिता के जो लक्षण हैं वो बच्चों में कैसे पहुंचते हैं? डीएनए के माध्यम से पहुंचते हैं। सुना नहीं आपने पिक्चरों में? डीएनए टेस्ट करवा लो सर, ठीक है। डीएनए में स्वाद्विगुणन की क्षमता होती है, इससे आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए में स्वाद्विगुणन की क्षमता नहीं होती और आरएनए क्या होता है? डीएनए का निर्माण करता है सर, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 लाख से 1.5 करोड़ के करीब होता है। ये छोटा है बेचारा, 20,000 से 40,000 के करीब होता है। तो आपको अंतर पता होने चाहिए, ठीक है, इस यूनिट में। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए आपको पता होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर है। आरएनए का स्ट्रक्चर अधिक क्लियर होता है। इसमें न्यूक्लियोटाइड का एक पूरा स्तंभ होता है, ठीक है, खंबा टाइप। आरएनए में पेंटोज राइबोस शुगर होती है, पूरा डिटेल में लिखा हुआ, बेस इसमें नहीं पाए जाते और इस तरीके की चीजें होती हैं। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहीं पे हमने लगा दिया है। इस स्ट्रक्चर को भी आप देख लें सर, ठीक है।
उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए की बात करें तो यह क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, जाहिर सी बात है। लाइक उसके बाद आरएनए जो है राइबोसोम्स में पाया जाता है, जो मुख्य भाग होता है। टीआरएनए कोशिका द्रव्य के एमिनो एसिड को राइबोसोम्स तक पहुंचाता है, यह प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी जानकारी भी देता है, मेरे पूरी भूमिका निभाता है, ठीक है भाई। उसके बाद डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉटसन एवं क्रिक मॉडल आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव हो रहे हैं तो न्यूक्लियोटाइड और वॉटसन एवं क्रिक मॉडल, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको इस यूनिट से मिलेगा भाई, ठीक है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड था। वॉटसन और क्रिक ने इसका मॉडल दिया था, आपको पता होना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में है। डीएनए 2 रिंग का बना होता है, जो एक एक्सिस के चारों ओर हेलिकल घुमाव में होती हैं, सीढ़ी के समान बॉन्ड बने होते हैं, बेस आपस में जुड़े होते हैं, बेस पेयर। प्रत्येक रिंग के हजारों न्यूक्लियोटाइड सीरीज बनाते हैं, जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीरीज कहते हैं, ठीक है सर। उसके बाद इन सीरीज के बेस एक लंबी रेखा के कोणीय तल में लगे रहते हैं और स्टेयर के डंडे के आकार का काम करते हैं सर, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त बेस एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जुड़े, किसी भी कोई भी किसी से नहीं जुड़ सकता है। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये पर्टिकुलर ऑर्डर में जुड़े होंगे, जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होंगे। बीच 3-3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जैसे साइटोसिन ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है। 2 बेस पेयर के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी होती है। एक घुमाव में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं, इसलिए टोटल लेंथ कितनी होती है, 3.4 की 10 से गुणा कर दो, 34 एंगस्ट्रॉम टोटल होती है मेरे भाई। डीएनए मॉलिक्यूल का जो डायामीटर होता है, यानी व्यास होता है, वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है सर, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड आपको दिख रहा है, 2 बॉन्ड, सीजी के बीच में 3, एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक की डिस्टेंस 3.14, पूरा घुमाव 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना लेना है भाई, ठीक है। ये पूरा डिटेल में बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, CHN/P से बने हाई मॉलिक्यूलर मास वालों को ही हम लोग न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो अभी हमने ऊपर बताया आपको। इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कह देते हैं। इनका मोनोमर न्यूक्लियोटाइड होता है, जो 3 केमिकल कंपोनेंट से बना। तो ऐसे पूछ सकता है कि न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं मेरे भाई। नंबर 1 पेंटोज शुगर होती है, उसके बाद फास्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजन बेस होता है। और नाइट्रोजन बेस भी कौन से, या तो प्यूरिन होगा या फिर पिरिमिडीन होगा, ठीक है भाई। तो अगर हम इस यूनिट की बात करें, कुछ लोग कहेंगे सर जी इतना ही है क्या, बड़ी छोटी यूनिट है। तो कायदे की बात करें तो इसमें आपको क्या, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है सर, नंबर 1, और नंबर 2 आपको वॉटसन एवं क्रिक मॉडल, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। नंबर 3 बात करें तो डीएनए से रिलेटेड, डीएनए आरएनए में अंतर हमने जो आपको लिखा है, इनके संबंध में आप जानकारी इकट्ठी कर लेना। जब आप मॉडल पढ़ोगे तो डीएनए आरएनए में अंतर पढ़ ही लोगे मेरे भाई, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने जो सबसे पहली यूनिट पढ़ी थी, वो पहली यूनिट क्या थी बताइए सर। सबसे पहली यूनिट अपनी थी, थोड़ा सा हम आपको डिटेल कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जिन बच्चों ने प्लेलिस्ट नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट देखें जाके। कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी मेरे भाई, बताओ क्या थी। सबसे पहले ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ में कार्बोहाइड्रेट, इन्हें आप नहीं छोड़ सकते हो। दूसरी यूनिट हम लोगों ने पढ़ी प्रोटीन, ठीक है सर। प्रोटीन में अगर हम बात करें तो एमिनो एसिड हो गया सर, ठीक है, और एमिनो एसिड के साथ में प्रोटीन हो गया। प्रोटीन का भी द्वितीयक वाला स्ट्रक्चर, 2 डिग्री वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो आपको जरूर बनाने हैं। और नंबर 3 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, और उसका मॉडल वॉटसन एवं क्रिक वाला हो गया, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं ये जो क्लासेस हैं मेरे भाई, आपको लगता होगा कि सर जी आए 15-20 मिनट की उन्होंने वीडियो बनाई और चले गए। देखो भाई, ये डीएनए मॉडल वगैरह ये सब बायोलॉजी के टॉपिक है, इसमें बहुत डिटेल में कुछ नहीं समझाना है। ये आपको बस पता होना चाहिए, आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास जानकारी होगी, तो बहुत आराम से आप पढ़ पाओगे। हमने पहले भी कहा था, जब भी देखो हम जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। हमने शुरुआती क्लास की वहीं से करी थी, और रियलिटी है मेरे भाई, हमने आपसे कहा था कि परेशान मत हो, सारा कंटेंट बेहतरीन तरीके से आपके पास पहुंचेगा, और सारी चीज जितनी भी पीडीएफ है सब टेलीग्राम पे आपको मिल रही है। कोई भी दिक्कत हुआ करे कमेंट कर दिया करो, फिर भी समस्या लगा करे मेरे भाई, मेरा खुद का नंबर है व्हाट्सएप का, इतना ज़्यादा हम चलाते नहीं है, लेकिन 8604507939। सर इस पर कॉल मत किया करिए, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे कॉल करने लगते हैं मेरे भाई। कभी वीडियो, क्योंकि फ़ोन अब इतना मेरे पास टाइम नहीं है, रियलिटी बताएं। अभी एक दूसरा फ़ोन हमने मंगवाया, मेरे पास फ़ोन 4-5 है, लेकिन कैमरा के चक्कर में पहला कैमरा में लगी, फिर पढ़ाई, फिर डाल। मेरे पास टाइम हमेशा कम, मान लिया हमने रात के 1 बजे वीडियो शूट करी, तो हम क्या करते हैं, तुरंत एक्सपोर्ट पे लगा देते हैं। खाना खा रहे हैं, वीडियो एडिट हो गई है, पढ़ गई, बस यही तरीका होता है सर, ठीक। क्योंकि ऑफलाइन 8-10 घंटे क्लास होते हैं, तो दिक्कत कुछ नहीं है। बाकी बहुत समस्या हो रही है। कॉल सपोर्ट है 9044900263। सुबह शाम मिलाना ज़्यादातर मिल ही जाएगा, क्योंकि दोपहर में इस समय गर्मी बहुत होती है, तो दोपहर में सब लोग चले जाते हैं, हम अकेले ही यहाँ पर सर मौज ले रहा होता है, ठीक है।
तो रियलिटी यही है। हम मिलते हैं आपसे एक और क्लास में कल। जिन लोगों का 22 तारीख को पेपर है, जो जो क्वेश्चंस हम बताते जा रहे हैं, नीचे प्लेलिस्ट भी हम पिन कर देते हैं, ठीक है। साथ में जो टॉपिक उस यूनिट का इंपॉर्टेंट होता है हम वो भी लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मन लगा के पढ़िए, इनकी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग कोर्स में देख रहे हैं सर, ठीक है, दिक्कत नहीं है। एक बच्चा मैसेज कर रहा था कि सर इन वीडियोस को कोर्स में ऐड करवा दीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे देखने में दिक्कत होती है। कोर्स में एक बार डाउनलोड कर लिया फिर बार बार देखते रहते हैं, यहाँ पे बार बार नेट जाता है, ऐड आता है, सारी चीजें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज ही जो 3 क्लास आए हैं, 3 के तीनों कोर्स में ऐड कर दिए जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, फिर मिलते हैं कल चौथी यूनिट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।